प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपके अपने यूट्यूब चैनल SLB हिंदी ट्रिकी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक क्षितिज का अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की वह शख्सियत है जिसका हिंदी साहित्य के विकास में बहुत अधिक योगदान है। बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी, जबकि इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई। इनके जीवन परिचय की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित राम साहेब दुबे, जो कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आप सन 1903 से 20 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया। तो 1903 से 20 तक सन 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। द्विवेदी जी एक कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभर कर अपने सामने आते हैं। आपने 1903 से 20 तक सरस्वती के संपादक रहते हुए हिंदी व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया। बहुत बढ़िया प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से जो मेरे भाई बंधु अध्यापक द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया प्रश्न ये 3 बने। एक ये, दूसरा हिंदी भाषा में व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किसने किए, तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किए। और गद्य की भाषा को परिष्कृत किसने किया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों और लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन भी किया। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के उत्थान जो सुधार काल के नाम से जाना जाता है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान किसके समय में हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में। उसे क्या नाम दिया जाता है, तो सुधार काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर उस युग का नाम क्या पड़ गया, द्विवेदी युग। भारतेंदु युग, जागरण सुधार काल और सुधार काल महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बने यहाँ पे 4-5 कि किस साहित्यकार के प्रयास से खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई, तो वह महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचन दृष्टि से गहन अध्ययन किया एवं प्रासंगिक विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन तथा रूढ़ियों का इन्होंने विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता और प्रश्ननिष्ठता के गुण झलकते हैं। अब इनके रचनाओं की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख जो मौलिक रचना है, मूल रूप से उनकी लिखी हुई रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्यकुब्ज, कविता कलाप जो काव्य है, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन और साहित्य शिखर जो इनके गद्य रचनाएं हैं। अब इनकी मौलिक नहीं है, अनुदित है। तो अनुदित रचनाएं कौन कौन सी है, विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिणी जो पद्यभाग की रचनाएं हैं, भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी संहार, बेकन विचार रत्नावली और स्वाधीनता गद्य की रचनाएं हैं जो अनुदित है। तो ये इनकी रचनाओं की बात हुई। प्रिय विद्यार्थी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए पाठ परिचय। तो इस पाठ के अंदर क्या है, पाठ परिचय के अंतर्गत हमें वह संपूर्ण बात पढ़ने को मिल जाती है जो इस पाठ में दी हुई है, उसका एक सारांश यहाँ पे मिल जाता है। तो प्रस्तुत निबंध, प्रथम दृष्टया ये पाठ है वो एक निबंध है। तो प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने महिला मोद शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। उनका एक निबंध संग्रह है जिसका नाम है महिला मोद, और यहाँ से ये पाठ लिया गया है।
यह निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहे हैं कि यह निबंध कहाँ से लिया गया है, तो महिला बोध शीर्षक निबंध से। प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ, तो 1914 में, सितंबर 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और वहाँ ये किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ, पढ़े लिखों का पांडित्य। तो पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से ये सरस्वती पत्रिका में 1914 में प्रकाशित हुआ। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण और विकास में अपना बराबर योगदान दे रही है स्त्रियां। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान और रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज और परिवार के लिए विघटन और पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली एक जो घटिया सोच है, दकियानूसी सोच है, उसके अकाट्य तर्कों द्वारा उसको सिरे से खारिज किया गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना मतलब समाज और परिवार को तोड़ना और उन्हें पतन की ओर ले जाना, ऐसी जो दलील देते हैं लोग, उनकी सोच को अकाट्य तर्कों द्वारा खारिज किया गया है। साथ ही इसमें दकियानूसी और अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय हम उनका अंधानुकरण करें, उनके पीछे पीछे चलें, इसके बजाय हम विवेक सम्मत और तर्कपूर्ण परंपराओं को ग्रहण करने वाली बात इस पाठ में कही गई है। इसकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक वानगी प्रस्तुत करती है, मतलब उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब इस पाठ का शीर्षक है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। यानी स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले जो विरोधी लोग हैं, उनके कुतर्क है, उनका यहाँ पे क्या किया है, उन कुतर्क का यहाँ पर खंडन किया है। अब पाठ की शुरुआत देखिए आप, बड़ी रोचक शैली का पाठ है। द्विवेदी जी कहते हैं कि बड़े शौक की बात है कि आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके लिए और उनके गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं, जिनका पैसा कुशिक्षितों को शिक्षित करना है, कुमार्गियों को सुमार्गी बनाना है और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। बड़े शोक की बात है, बड़े दुख की बात है कि ऐसे लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी है। और वो विरोध करते हुए क्या दलील देते हैं, क्या तर्क देते हैं, देखिए। तो ये पढ़े लिखे लोग जो स्त्री शिक्षा के विरोधी है, वो क्या दलील देते हैं, तो बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है, निबंधात्मक प्रश्न। उनकी पहली दलील ही सुनिए। वो कहते हैं पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई है। इससे ये प्रमाणित होता है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी, मतलब परंपरा नहीं थी। होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी होती। तो उनका एक नंबर तर्क। तो इनका लेखक इन तर्कों का उदाहरण के द्वारा खंडन भी करेगा। वो दूसरा तर्क ये दे रहे हैं, पहला तर्क हमने ऊपर पढ़ा, दूसरा वो कह रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतनी कम पढ़ी लिखी थी और मुश्किल से गंवारों की भाषाओं में एक छोटा सा श्लोक लिख सकी थी, उस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। पढ़े लिखे लोगों की तीसरी दलील, वो कह रहे हैं कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी, पढ़े लिखे लोगों की भाषा नहीं थी। अतएव नागरिकों की भाषा तो दूर की बात है, अपढ़ गंवारों की भाषा भी स्त्रियों को पढ़ाना मतलब परिवार को बर्बाद करना है। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा है। मतलब जो लोग स्त्री शिक्षा की उपेक्षा करते हैं वो इस प्रकार की दलील लेते हैं। तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं, फिर भी हम इस दलील के बारे में 2-4 बातें लिख देते हैं। अब देखिए उन दलीलों का लेखक यहाँ पे उदाहरणों के माध्यम से खंडन कर रहा है। लेखक क्या कह रहा है, नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। नाटकों में स्त्रियां प्राकृत बोलती थी, इसका मतलब वो नहीं है कि वो अनपढ़ थी। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत नहीं बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न ही गंवार होने का सबूत है।
लेखक कह रहा है अच्छा तो उत्तर रामचरित्र में आप देखिए कि ऋषियों की वेदांतवादिनी जो पत्नियां थी वो कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृति क्या कोई गंवार संस्कृत थी? वो संस्कृत बोलती थी वेदों के समय, तो वो कैसे बोलती थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत बोलता था, और इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। तो लेखक का मानना है कि चाहे वो संस्कृत पढ़े चाहे वो प्राकृत पढ़े, इस बात पर हम उनको अपढ़ या अपढ़ की भाषा नहीं कह सकते। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी? हो सकता है बोलचाल की भाषा प्राकृत हो। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे होते? तो हम भी देखते हैं कि बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के हजारों ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में लिखे हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि प्राकृत अनपढ़ लोगों की भाषा थी? भगवान शाक्य मुनि और उनके चेले प्राकृत में उपदेश क्यों देते? भगवान शाक्य मुनि और उनके चेले प्राकृत में उपदेश क्यों देते? बौद्धों के ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। तो त्रिपिटक की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है। और कारण क्या है कि प्राकृत उस जमाने में सर्वसाधारण की भाषा थी, अधिक से अधिक लोग उस ग्रंथ को पढ़ सके, इसलिए उसकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। इसलिए लेखक कह रहा है अतएव प्राकृत बोलना लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का कोई चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं वे यदि अपढ़ और गंवार थे, अब देखिए गाथा सप्तशती की भाषा प्राकृत, सेतुबंध महाकाव्य की भाषा प्राकृत, कुमारपाल चरित्र की भाषा प्राकृत। लेखक कह रहा है कि इन ग्रंथों को लिखने वाले यदि अपढ़ और गंवार थे, हम ये मान लें, तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। इसलिए हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत है। सोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। तो आज हम हिंदी, बांग्ला और अन्य भाषाओं को जानने वाले लोगों को अपढ़ और गंवार नहीं कह सकते। उसी प्रकार उस जमाने में भी प्राकृत, सोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली भाषाएं हैं, उनको पढ़ने वालों को हम अपढ़ और गंवार नहीं कह सकते। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने के लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह आज हिंदी, बांग्ला और मराठी भाषा पढ़कर हम इस जमाने में हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, ये बात कैसे मानी जा सकती है? अर्थात इस बात को नहीं माना जा सकता। फिर वो आगे कह रहे हैं कि जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, बात दलील दी थी महिला शिक्षा के विरोधी लोगों ने कि नाटकों में महिलाओं से प्राकृत बोलाई जा रही है, इसका मतलब है कि उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी। तो उसका विरोध करते हुए उस दलील को तर्क के द्वारा काटते हुए वो कह रहे हैं कि जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी। कुछ चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते थे या बोल सकते थे, इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों और स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम बना लिया होगा। तो इस कारण भी हम यह नहीं कह सकते कि उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की कोई चाल नहीं थी। उसी बात को वो आगे जारी रखते हुए कहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख पुराणों में आदि में नहीं मिले तो क्या आश्चर्य की बात है। मतलब स्त्रियों के लिए अलग से कोई विश्वविद्यालय नहीं है, फिर उनके लिए शिक्षा की नियमबद्ध प्रणाली नहीं मिलती है पुराणों में, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। या फिर यह भी हो सकता है हम इस बात को भी माने कि उसका कहीं उल्लेख रहा हो और वह नष्ट हो गया हो। हम पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, यह बात हम मानते हैं कि पुराने ज़माने में लकड़ी के उड़न खटोले विमान उड़ते थे। बताइए उनके बनाने की विधा सिखाने वाला कोई शास्त्र? आप क्या बता सकते हैं कि वो विमान किस तरह बनते थे? ऐसा कोई शास्त्र है? बड़े बड़े हवाई जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, दूसरे देशों को जाते थे, एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाते थे। दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ।
पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ज़माने में अनेक प्रगल्भ यानी पंडिताओं के नाम उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। बड़े तर्क, शास्त्रीयता और न्यायशीलता की बलिहारी। वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेदों की रचना, अब देखो वेदों को हम मानते हैं कि ये ईश्वर के द्वारा कृत है, और ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना और उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करवाए, विश्ववरा आदि स्त्रियों से करवाए, और हम उन्हें का करा पढ़ाना भी पाप समझे। शिला और विजा आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई या नहीं हुई? उनकी बराबरी की नहीं की? सारंगधर पत्ती में उनकी कविता के नमूने है या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, क्या वे अपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी, ये बात कैसे मानी जा सकती है? कौन विज्ञ ऐसी बात अपने मुंह से निकालेगा कि स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी? और यदि वह हिम्मत करके निकाल भी ले तो उसकी बात को मानेगा कौन? अर्थात उसकी बात को नहीं माना जा सकता। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य का प्रदर्शन करे। ये महिला ही थी जो पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सधर्मचारिणी यानी पत्नी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकती है? यदि इन स्त्रियों ने यह सब किया तो ये पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। तो यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य किया है, यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है। समझे? स्त्रियों को पढ़ाना कालकूट यानी जहर का घूंट, मतलब समाज का नाश, परिवार का नाश, और पुरुषों को पढ़ाए तो वह पीयूष का घूंट। बहुत बढ़िया प्रश्न है, नोट कर लीजिए। स्त्रियों को पढ़ाना कालकूट और पुरुषों को पढ़ाना पीयूष का घूंट। लेखक ने ऐसा कहकर क्या सिद्ध करना चाहे? ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहता है, मानो वो भारतवर्ष को ऊंचाइयों की ओर ले जाना चाहते हैं, जबकि हकीकत में वो गर्त में धकेल रहे। अब लेखक कह रहे हैं, आगे देखिए, लेखक कह रहे हैं कि मान लीजिए पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी। पहली बात तो यह है कि भारत की स्त्रियाँ पुराने ज़माने में भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन स्त्री शिक्षा के विरोधी लोगों की बात मान भी लिया जाए कि ठीक है, कोई स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी, न सही, उस ज़माने में स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं समझी गई होगी, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया। तोड़ा या नहीं? कौन से नियम हैं जो पुराने समय में थे आज वैसे के वैसे हैं? नहीं है। तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी तो प्रार्थना यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए इस कल्पना को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी और उन्हें पढ़ाने की आज्ञा नहीं थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लगी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के बाद का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत स्कंद नंबर 10 उसके उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें क्या है? रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में नहीं था। उसमें प्राकृत होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने या गंवारपन का सूचक नहीं है। पुराने ढंग से पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उसमें से कोई यह कहे कि सभी प्राककालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। भागवत की बात यदि पुराणकार और कवि की कल्पना मानी जाए, फिर भी स्त्री शिक्षा के विरोधी कह दे कि भागवत की बात तो है, वो कल्पना है, वो तो किसी कवि की कल्पना है, फिर तो लेखक कह रहा है
तो फिर नाटकों की बात उससे भी गई भी थी समझी जानी चाहिए। अब लेखक आगे कह रहे हैं कि स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उसकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम होना चाहिए। स्त्रियों से भी अनर्थ होते हैं, पुरुषों से भी अनर्थ होते हैं। और यदि हम कह रहे हैं कि स्त्रियों के द्वारा किया हुआ अनर्थ सब पढ़ने का ही नतीजा है, तो फिर पुरुषों के द्वारा किया हुआ अनर्थ भी उसकी विद्या और शिक्षा का परिणाम समझना चाहिए। जैसे पुरुषों के द्वारा किए हुए अनर्थ, बम बनाना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरी करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने का ही परिणाम है तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशाला बंद हो जानी चाहिए। परंतु पागल, विक्षिप्त का पागल, बात व्यतीत और घर की पीड़ा से पीड़ित के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? उसने क्या गलत किया? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ में गंधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति। क्या यह कहती? पत्नी धर्म पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई है। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में जो बुरा वाक्य कहाया था, उसी ने परित्यक्त यानी छोड़े जाने के बाद सीता से रामचंद्र के विषय में भी कहा गया है। तो सीता ने रामचंद्र को क्या कहा था? तो सीता ने कहा था, वाच्य तविया मत वचनात् स राजा वहनो विशुदापि यत् समक्षम मा लोकवाद श्रावणात् हासी श्रुतस्य तत्किवम सदृश कुलस्य। तो जब राम ने सीता का परित्याग किया, लक्ष्मण उनको आश्रम में छोड़ आए, तब लक्ष्मण के माध्यम से उस सीता ने रामचंद्र के लिए क्या संदेश भिजवाया? तो सीता ने क्या कहा? लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना जो अपने पति को कह रही है, जो भगवान श्री राम को कह रही है। और राम के लिए उनका संबोधन क्या है सीता का? उस राजा को केवल राजा कहकर पुकारा जा रहा है। तो वो कह रही है कि लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तुम्हारी आंख के सामने आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी। उस पर भी लोगों के मुख से निकला झूठा वाद सुनकर, मिथ्या वाद सुनकर तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, रघुकुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता और महत्ता को शोभा देती है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा था? राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेशा भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की थी, किंतु महाब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनु आदि महर्षियों की धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली एक रानी की थी, सीता की थी। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् स एव धर्मो मनुना प्रणीत। यानी राजा का धर्म क्या होता है? वर्ण व्यवस्था का पालन होता है, और वही मनु आदि लोगों से प्रणीत धर्मों का पालन करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं। तो नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् स एव धर्मो मनुना प्रणीत। सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ ही दूरी पर कवि ने दिया है, जहाँ पर सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान, सीता का जब परित्याग होता है तो वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और समाशील तपस्वी तक ने रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। क्या कहकर? उसने कहा है, असत्येव मन्यु भरताग्रजे में। हे भरत के अग्रज राम, जो भी आपने ये किया है ये बहुत गलत किया है, ये असत्य है, ये तुम्हारे कुल के अनुरूप नहीं है, और ये तुम्हारी आचरण और मर्यादा के अनुरूप नहीं है। जो भी तुमने किया है वो गलत है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। ये बिल्कुल सही है। यह न पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का है, और न ही अकुलीनता का, मतलब न ही नीचता का ये प्रमाण है। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई ऐसी बात नहीं है जिससे अनर्थ हो सके। बहुत बढ़िया बात कह रहा है लेखक कि पढ़ने लिखने में स्वयं ऐसी कोई बात नहीं है जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज पढ़ाई में हरगिज नहीं है।
अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अनर्थ स्त्रियों से भी होते हैं, अपढ़े और पढ़े लिखे दोनों से होते हैं। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव हमें स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, हमें कभी भी उनकी शिक्षा का विरोध नहीं करना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियां न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत नहीं थी, उन्हें पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता रखते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी नहीं रखते, या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, दंड के योग्य है, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार करना और समाज का अपराध करना है, अर्थात समाज की उन्नति में बाधा डालना है। बहुत बढ़िया प्रश्न आगे बन रहा है। देखिए, शिक्षा के विषय में महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या विचार है। तो वो कह रहे हैं, शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, एक बहुत बड़ा शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत आता है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष देना बिल्कुल गलत है। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह शिक्षा देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए, पर भगवान के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। पढ़ना लिखना अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है। पढ़ना लिखना गृह सुख का नाश करने वाला है, ऐसा कहना 16 आने मिथा है। यदि हम ऐसे बात कह रहे हैं तो ये 16 आने झूठ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था अध्याय नंबर पढ़े लिखों का जो पांडित्य शीर्षक से महावीर प्रसाद द्विवेदी का अध्याय था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पाठ को बहुत तल्लीनता के साथ सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने मित्रों के साथ आप इस पाठ को शेयर करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, प्रश्नोत्तर जो भी है उनको हल करने का प्रयास करेंगे, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, आपको शुभाशीष देता हूं कि आप जीवन में उत्तरोत्तर सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद, शुभाशीष।